दोस्तों, क्या तैयब एर्दोगान अपने देश को छोड़कर जा चुके हैं? कुछ इस तरह की बातें रिसेंटली सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही हैं। और क्या इसका कारण प्रोटेस्ट है? मतलब जनता सड़कों में आ उतरी है टर्की में। और क्या हमें एक कूप देखने को मिल सकता है टर्की में? इसका मतलब क्या तैयब एर्दोगान को पावर से हटना पड़ जाएगा? और इसके साथ क्या ये वही पैटर्न है जैसा हमने अभी रिसेंटली सीरिया में देखा बशर अल असद के साथ? तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को। और इसके साथ जो कुछ भी सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है या फिर जो भी क्लेम्स किए गए हैं यहाँ पर, इसमें कितनी सच्चाई है। सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर, बट बिफोर दैट आई वेलकम यू टू Sriram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना है कि आखिर टर्की में इतना बड़ा टर्मोइल क्यों हमें देखने को मिल रहा है और वहां की जनता आखिर क्यों सड़कों पर आ उतरी है। तो देखो, जो टर्की में मास प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहा है, इसका कारण है कि इस्तांबुल के जो मेयर हैं इक्रेम इमामोग्लू, अब ये जाने जाते हैं एर्दोगान के खिलाफ बोलने के लिए। मतलब एक बड़े आलोचक है एर्दोगान के। अब जिस वजह से यहां पर इन्हें डिटेन कर लिया गया है, इन्हें बंधक बना लिया गया है एर्दोगान के द्वारा। अब जिसके बाद से लोग नाराज हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़े फेस हैं। माना जाता है कि आने वाले 2028 की जो इलेक्शन है टर्की में, वहां पर ये एर्दोगान के खिलाफ लड़ने वाले हैं। मतलब एक बड़ा चेहरा बनने वाले हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली ये जीत भी सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो भी लीडर इस्तांबुल से निकल कर आता है, उभर के आता है, वो कहीं ना कहीं टर्की का एक बड़ा चेहरा बनता है, टर्की का कहीं ना कहीं एक बड़ा लीडर बन सकता है। और इन सारे कारणों की वजह से यहां एर्दोगान घबराए हुए हैं कि उनके हाथ से उनकी कुर्सी ना चला जाए। तो इस वजह से हमें यह दिखने मिल रहा है कि एक बड़ा प्रोटेस्ट, लोग यहां पर नाराज हैं एर्दोगान के खिलाफ। एंड इवन जिस तरीके से रिसेंटली उन्होंने टर्की को हैंडल किया है, मतलब लोगों के अंदर में गुस्सा है कि टर्की में ऑलरेडी जो इन्फ्लेशन है वो बहुत तेजी से ऊपर गया है। एंड इवन टर्की में एक बड़ा करेंसी क्राइसिस भी देखा जा सकता है। मतलब टर्की की जो करेंसी है लीरा, वो काफ़ी तेज़ी से फॉल कर रही है। मतलब एक ह्यूज डेप्रिवेशन देख सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर लोग इतना नाराज क्यों हैं। यहाँ पे हालात इस हद तक पहुँच गया है कि पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग यहाँ पर गुस्से से नारे लगा रहे हैं, डाउन विद द डिक्टेटर। आप समझ सकते हो, एर्दोगान को डिक्टेटर कह रहे हैं डायरेक्टली। एंड यहाँ पर उनसे आज़ादी की मांग कर रहे हैं कि डिक्टेटरशिप को हटाओ टर्की से। और देखो, ऐसा नहीं है कि एर्दोगान ने पहली बार इमामोग्लू को यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश की है। इससे पहले 2019 में भी उन्हें टारगेट किया गया था बहुत बार, जब वो इस्तांबुल में जीते थे, बड़े नंबर से जीते थे। एंड देखो, अभी इस बार क्या है कि बड़े एलिगेशंस लगाए गए हैं। यहाँ पर ऐसा भी कहा जा रहा है कि करप्शन के चार्जेस यहाँ पर लगाए गए हैं। एंड इनके ऊपर में एलिगेशन लगाया गया है कि इनका एसोसिएशन है कुर्दिश वर्कर पार्टी के साथ, मतलब पीकेके के साथ, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है टर्की में। अब देखो, इस लेक्चर के शुरुआत होते ही, मतलब एकदम स्टार्टिंग में, मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि क्या एर्दोगान देश छोड़कर जा चुके हैं। और इसका रीजन था क्योंकि सोशल मीडिया में जिस तरह की चीजें ट्रेंड कर रही हैं रिसेंटली, आप जैसा कि देख सकते हो, ये एक्स का है, जहां पर यह बात कहा गया कि एक अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा कहा जा रहा है कि तैयब एर्दोगान देश छोड़कर जा चुके हैं। मतलब उनका जो स्टेट प्लेन है वो डिपार्ट कर गया है एक अननोन डेस्टिनेशन के लिए। मतलब उनकी प्लेन को देखी गई है एक अननोन डेस्टिनेशन की तरफ जाते हुए। एंड जिसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी बातें कही जा रही है कि वो भाई देश छोड़कर जा चुके हैं। इसका कारण है क्योंकि एक बहुत बड़ा मास प्रोटेस्ट यहां पर देश में हो रहा है। अब इस चीज को जब हम इन रियलिटी समझने की कोशिश करते हैं, तो देखो, ये कहना ना बहुत ओवरवेलमिंग होगा, बहुत, आप ऐसा कह सकते हो कि एग्जैगरेटेड होगा चीजें कहना कि भाई इतना बड़े लेवल पे भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ है कि हम इसे कंपेयर कर रहे हैं अभी सीरिया के साथ लेट से। क्योंकि बशर अल असद के साथ हमने क्या देखा था कि सीरिया में वॉर का कंडीशन था, लगातार बॉम्बिंग किया जा रहा था सीरिया पर। वहां पर चीजें इतने हद तक खराब हो गई थी कि बशर अल असद के लिए कहीं ना कहीं अपनी जान बचाना जरूरी हो गया था। इस वजह से उन्हें अपने देश को छोड़कर रशिया जाना पड़ा। वहां पर जाके कहीं ना कहीं उन्होंने एसाइलम लिया। लेकिन अभी यही सेम चीज हम टर्की के लिए नहीं कह सकते, एर्दोगान के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो गया ना। क्योंकि प्रोटेस्ट तो हुए हैं, लेकिन इतने बड़े लेवल पे नहीं हो गए हैं या फिर इतना वायलेंट नहीं हो गया कि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। देखो, ये अभी भी चीजें कंट्रोल में है। तो ये जो ओवरऑल जो आपको पोस्ट दिख रहा है, तो इसकी जब हम व्याख्या करते हैं तो इसकी पुष्टि करना भी कहीं ना कहीं गलत होगा। और किसी भी न्यूज आउटलेट ने ऐसा इसकी बात को
मतलब कंफर्मेशन नहीं दिया है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि जब आप किसी चीज़ के ऊपर में बात करते हैं तो उसे डायरेक्टली समझ के ये ना कह दे कि हाँ ऐसा हो गया है, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब जब हम बात करते हैं टर्की की, जिसे तुर्की भी कहा जाता है, अब देखो ये देश जाना जाता है अपनी यूनिक ज्योग्राफिकल पोजीशन के लिए। खास करके देखो ये बिल्कुल एक तरीके से कनेक्ट करता है यूरोप को एशिया के साथ और एशिया को यूरोप के साथ। जी हाँ, इट लाइंग पार्सली इन एशिया एंड पार्सली इन यूरोप एंड थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री इट हैज़ एक्टेड एज अ बैरियर एंड अ ब्रिज बिटवीन द टू कॉन्टिनेंट्स। और हिस्टोरिकली ये काफ़ी रिच कंट्री माना जाता है, क्योंकि इसका इतिहास जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, इसने बहुत कुछ देखा है। और एज सच जब हम मॉडर्न टर्की को आज देखते हैं तो यहाँ पर आपके लिए एग्जाम के लिए भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि टर्की किन कंट्रीज़ के साथ में और किन वाटर बॉडीज़ के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। चलो इसे एक बार हम जरा देख लेते हैं। नाउ एज यू कैन सी दिस मैप ऑफ टर्की एंड दिस मैप इज गोइंग टू टेल यू अ लॉट अबाउट द जियोपॉलिटिक्स ऑफ दिस रीजन। मतलब ये पूरा जो रीजन है और इसके सराउंडिंग में जो कुछ भी इवेंट्स होते हैं ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं टर्की के साथ। तो यहाँ पर आपको कैपिटल दिख रहा होगा टर्की का अंकारा। अब इसके नदन साइड में आपको जाओगे तो यहाँ पर आप पाओगे कि एक बड़ा कोस्टल बाउंड्री ये शेयर करता है ब्लैक सी के साथ एंड दूसरी तरफ में इवन इधर मेडिटेरेनियन सी के साथ। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती है कि यहाँ एक इनका पोर्ट सिटी है विच इज़ इस्तानबुल। अब ये सारी इवेंट्स कहाँ पर हुई है? इस्तानबुल में हुई है। मतलब पॉलिटिकली ये सिटी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, हिस्टोरिकली इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है एंड इवन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि टूरिज्म का डेस्टिनेशन माना जाता है इस्तानबुल को। एंड इवन कई सारे इनके सिटीज़ ऐसे हैं, टर्की सिटीज़ जो हैं वो काफ़ी टूरिज्म हब माना जाता है उन्हें। अब आगे जब हम बात करते हैं तो इधर आपको दिखेगा बल्गेरिया एंड ग्रीस, राइट। नाउ बल्गेरिया और ग्रीस के बारे में जब हम बात करते हैं जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ में है, तो ग्रीस के साथ में कुछ वैसा ही रिश्ता है आई मीन टर्की का जैसे कि इंडिया पाकिस्तान है। मतलब एक तरीके से बड़ा रिवैलरी है इनके साथ यहाँ पर। दूसरी तरफ में इधर जॉर्जिया दिखेगा आपको, उसके बाद अर्मीनिया एंड अजरबैजान। अब देखो अर्मीनिया एंड अजरबैजान के वॉर में टर्की का एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि टर्की ने बहुत हद तक बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड किया अजरबैजान को। कंटिन्यूसली इन्होंने अपने एडवांस ड्रोन्स एंड खास करके मिलिटरी सपोर्ट प्रोवाइड किया अजरबैजान को, जिसकी वजह से एक बड़ा यहाँ पर कह सकते हो कि प्लस पॉइंट मिला अजरबैजान को इस वॉर में। आगे जब हम देखते हैं सीरिया में टर्की का रोल बहुत ज़्यादा है, खास करके सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स एंड पीकेके जो कि कुर्दिश फोर्स है। अब इन्हें ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। कंटिन्यूसली यहाँ पर बॉम्बिंग किया गया है और ऐसा कह सकते हो कि एर्दोगान का बहुत बड़ा हाथ था कहीं ना कहीं यहाँ पर बशर अल असद को रिमूव करने में, आप कह सकते हो, राइट। तो ओवरऑल टर्की ने यहाँ पर खुले आम बहुत ज़्यादा बमबारी किया है, एयर स्ट्राइक्स किया है एसडीएफ पर खास करके एंड कुर्दिश फोर्सेस पर। नाउ दिस इज द मैप ऑफ ऑटोमन एम्पायर। जब हम टर्की के बारे में बात करते हैं तो हिस्टोरिकली वो पहले ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था, राइट, जिसे टर्क्स रूल किया करते थे। अब ये एक वो रीज़न है, आप ग्रीन कलर से देख सकते हो, काफ़ी बड़े स्प्रेड में है एंड इससे भी बड़ा मैप हुआ करता था उससे पहले, और हम जाएंगे क्योंकि एक बड़ा इतिहास है ऑटोमन एम्पायर का। लेकिन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 चीज़ें बदल गई। जैसा कि आप देख सकते हो ये जो टर्की आपको दिख रहा है ये मॉडर्न डे टर्की है, राइट। यहाँ पर इस्तानबुल के साथ ये इधर कनेक्ट करता है, तो ये मॉडर्न डे टर्की है। अब इस मॉडर्न टर्की की नींव रखी थी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने। 1919 से लेकर 1919 से लेकर 1923 तक चला था एक टर्किश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जहाँ पर लड़ाई लड़ा गया, राइट, अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ा गया मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के लिए। और उन्होंने एक सेक्युलर टर्की की नींव रखी थी उस वक्त में, जो आज कहीं ना कहीं टूट रही है। अब देखो आप सब जानते हो कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में कहीं ना कहीं ये सारी इवेंट्स हुई हैं। अब तब से लेके जब हम एज सच पूरे ओवरऑल हिस्ट्री को देखते हैं तो इन समराइज देखो कई सारे अप्स एंड डाउन टर्की ने देखा है। लेकिन अब चीज़ें क्यों ख़राब हो रही है कि जिस इस्लामिस्ट कंट्री से, क्योंकि एक प्रॉपर इस्लामिस्ट कंट्री हुआ करता था टर्की पहले, बाद में हमने क्या देखा कि सेक्युलरिज्म पनपा यहाँ पर, राइट। ये एक यूनिक आप ऐसा कह सकते हो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है जो अलग है, क्योंकि इसका कल्चर बहुत ही ज़्यादा आप ऐसा कह सकते हो कि मिक्सअप है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, राइट। बाकी कल्चर जो है रोमन कल्चर भी आपको यहाँ पर दिखेगा, राइट। आपको अरबिक आई मीन जो कल्चर है वो भी, टर्किश जो कल्चर है वो भी यहाँ पर दिखेगा। तो एक मिक्सअप है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा कॉस्मोपॉलिटन नेचर है। अब इसके बाद दूसरी तरफ जो हम देखते हैं टर्की को, तो इसके बीच में यहाँ पर काफ़ी सारा अप्स एंड डाउन इसलिए रहा क्योंकि लगातार कूप्स भी फेस किया है। ऐसा कह सकते हो कि 1960 से लेकर 1990s के बीच में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी रहा है, खास करके पीकेके जब उभरा यहाँ पर कुर्दिश वर्कर्स पार्टी
उसके बाद से कंटिन्यूसली यहाँ पर अटैक्स होते रहे एंड दैट्स वाई आप सब जानते हो कि पीकेके को यहाँ पर इस वजह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। फिर यहाँ पर एक टाइम आता है 2002 के बाद से लेके अब तक का, जहाँ पर हम देखते हैं AKP पार्टी, राइट, जिसे कहा जाता है द जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, जिसे लीड करते हैं तैयब एर्दोगान। अब वो इनिशियली प्राइम मिनिस्टर बने, PM उस वक्त में प्राइम मिनिस्टरशिप चलता था, लेकिन बाद में हमने देखा 2018 के बाद उन्होंने चीज़ों को बदल दिया, क्योंकि देखो ताकत और लालच जो पावर के लिए जो होती है ना, उसने चीज़ों को हमेशा बदला है। चाहे वो रशिया का केस ले लो, चाहे आप इवन टर्की का भी ये एग्जाम्पल ले लो, एंड यही चीज़ हम चाइना के साथ भी देखते हैं शी जिनपिंग के साथ में, राइट। तो अब यहाँ पर ये अपनी कुर्सी को नहीं छोड़ना चाहते, वो पावर को नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसीलिए 2018 में उन्होंने इसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया था, राइट। कई सारे चेंजेस ला दिए थे और 2028 तक अपने आप को एज अ प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर, राइट। एंड कंटिन्यूसली ये जीतते रहते हैं और उसके लिए वो हर वो प्रयास करते हैं, हर वो प्रयास, राइट। तो खैर इन डिटेल इसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सारा आज बैकग्राउंड बन चुका है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं टर्की में जो टर्मोइल दिखा जा सकता है, इसका कारण वही है पावर, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो फेस सामने आ रहा है, राइट, जो इक्रिम इमामोग्लू हैं, उन्हें यहाँ पर रोका जाए, उन्हें आगे बढ़ने ना दिया जाए। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर एज सच, एंड इससे रिलेटेड भी कई सारे डेवलपमेंट्स आएंगे, एंड उन सारी चीज़ों के लिए डू सब्सक्राइब टू श्रीराम्स IAS। हम आपके लिए लेक्चर्स लेकर आते रहेंगे, एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस, एंड आप लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। सो एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।